ऑडिशन मंडी से हीरा मंडी। सपने हमेशा बड़े देखो, सपने सच होते हैं। और सफलता असफलता लोगों के कहने से नहीं होती, अपने मन की होती है। तो जब भी सिनेमा की बात होगी, हिंदुस्तान के सिनेमा की बात होगी, तो हीरा मंडी बार बार दोहराया जाएगा, बताया जाएगा कि एक ऐसा सिनेमा भी हीरा मंडी बनाया गया था सीरीज के तौर पे। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज हमारे साथ हैं हीरा मंडी में एक अहम किरदार निभाने वाले अनुज शर्मा जी। तो चलिए मिलते हैं उनसे बिना देर किए। कैसे हैं आप अनुज जी? मैं बहुत अच्छा हूँ राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रिलीज़ हो चुकी है वेब सीरीज़, आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे। आपके जो सगे संबंधी हैं, दोस्त यार हैं, फैमिली वाले हैं, उनसे किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं? उनको बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसका इंतज़ार वो पिछले 27 साल से कर रहे थे कि ऐसा क्षण आएगा जब हम गर्व से बोल पाएंगे कि अनुज हमारा दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, बेटा है। और 27 साल मैंने तो अपनी मेहनत की है, और क्योंकि ये मेरा काम है तो मैंने इसको संघर्ष नहीं कहूँगा, मैंने इसको एंजॉय किया है। लेकिन 27 साल उन्होंने सपने देखे हैं, सेक्रीफाइस किए हैं। तो जो मेरे अपने हैं, बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा। तो एक्चुअली सपना उनका पूरा हुआ है, मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करना, उनके सिनेमा का हिस्सा बनना, और एक ऐसे सिनेमा का हिस्सा बनना जो अमर है, तो और हमेशा के लिए अमर है। जैसे आज हम मुगले आज़म की बात करते हैं, पाकीज़ा की बात करते हैं, तो जब भी सिनेमा की बात होगी, हिंदुस्तान के सिनेमा की बात होगी, तो हीरा मंडी बार बार दोहराया जाएगा, बताया जाएगा कि एक ऐसा सिनेमा भी हीरा मंडी बनाया गया था सीरीज़ के तौर पे। लोगों के अंदर ये भी चल रहा है कि हमेशा, क्योंकि वो इतना बड़ा सेट है, इतना बड़ा सब कुछ है। अब मैं सच बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा। बहुत दोस्तों के फ़ोन आए कि भाई इसको देखने के लिए हमने 55 इंच का 75 इंच का टीवी खरीद लिया है, क्योंकि मोबाइल पे कैसे देखेंगे इसे। तो ये खुशी है दोस्तों की। आपका जो सफ़र रहा है वो ऑडिशन मंडी, ऑडिशन हर एक्टर का एक पार्ट है जब वो अपना जर्नी शुरू करता है एक्टिंग फील्ड में। तो आपका ऑडिशन मंडी से लेके हीरा मंडी तक का सफ़र किस तरह का था? कितना आसान था, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो नहीं था। मुश्किल कोई भी चीज़ दुनिया में तब हो जाती है जब आपके पास पेशेंस नहीं होता। बाकी सब चीज़ें आसान होती हैं। मुश्किल तब होती है जब आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ना तो मेरी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रही हैं, ना पेशेंस की कमी रही है। एक चीज़ हमेशा सोचिए ज़िंदगी में कि जो भी कर रहा हूँ, आखिरी सांस तक वही करना है। और सफलता असफलता लोगों के कहने से नहीं होती है, अपने मन की होती है। यदि मैं कहीं पे एक जाकर के छोटा सा शॉट भी दे के आता था, और अच्छा शॉट होता था, अच्छा सीन मैं करके आया हूँ, चाहे वो कहीं भी करके आया हूँ, तो मेरी आत्मा प्रसन्न होती थी, वही मेरी सफलता थी। तो इसलिए मुझे कभी संघर्ष और दुख ये सब मेरे जीवन में आए नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि बहुत छोटी उम्र में मुझे सही चीज़ें मिलती चली गई। जैसे मैं बताऊँ आपको, आप सबको याद होगा जब APJ अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो उनकी एक किताब आई थी, विंग्स ऑफ फायर, उनकी बायोग्राफी थी वो। तो मेरे पिताजी ने मुझे वो मेरे जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। उसकी पहली लाइन है ये कि सपने हमेशा बड़े देखो, सपने सच होते हैं। तो मेरे पिता ने मेरी नींव इस तरह से रखी थी कि मैं हर चीज़ मैंने वो पढ़ी जो मुझे लगातार हिम्मत दे रही थी। तो मुझे वो माहौल जो परिवार का मिला था, वो जो किताबें जो मैंने पढ़ी थी, उन्होंने कभी हारने ही नहीं दिया मुझे। तो संघर्ष कभी था ही नहीं। हाँ, जो आपका सवाल है वो बड़ा कमाल का सवाल है कि ऑडिशन मंडी से हीरा मंडी। तो देखिए, आप कभी भी किसी चीज़ के लिए, आप चाहे आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, हमारी फील्ड में एक्टर ऑडिशन देता है, तो
आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। गलती वहां हो जाती है जब हम काम को छोड़ के परिणाम पे ध्यान देते हैं कि इसका होगा क्या, ये पहुंचेगा कहां, कैसे होगा। वो शुरुआती दौर में नहीं होना चाहिए। वो तब आपको ऑडिशन से ये होना चाहिए कि यार गलत गया तो क्वेश्चन मार्क क्यों है। यदि किसी ने आपके अंदर खामी निकाली तो वो क्यों निकाली। तारीफ करने वाले 1000 लोग आपको मिलेंगे, सब तारीफ कर रहे हैं आपकी। और मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया था, केदार बाबा मेरे गुरु हैं, केदार शर्मा जी ने मुझे सिखाया था कि बेटा तारीफ तो सब करेंगे, ताली सब बजाएंगे जब तू परफॉर्म करेगा, लेकिन उस आदमी का ध्यान देना जो आकर के तुम्हें कहे कि अनुज ये ठीक नहीं लगा। उस ये ठीक ना लगने पर मैं काम करता हूं। तो बाकी सारी चीजें जो है ना मेरे लिए बड़ी यूज टू हो चुकी हैं। तो ऑडिशन यूज टू है, लोगों से मिलना यूज टू है, नॉट फिट सुनना यूज टू है, नहीं हुआ आपका काम यूज टू है, ये सब यूज टू हो चुका। तो इन सब से पार जा चुका हूँ बहुत पहले, और दिल्ली से ही प्रिपेयर होकर आया था, क्योंकि 27 साल की जर्नी है। 1996 में पहला काम किया था, आज 2024 चल रहा है। तो 27 साल के अंदर पता नहीं क्या क्या देखा होगा, किस तरह के उतार चढ़ाव देखे होंगे। इन्होंने इतना पका दिया है कि आज सफलता और असफलता से बिल्कुल परे जा चुका हूँ, बिल्कुल शून्य हो चुका हूँ। तो मुझे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति सबसे प्रिय है मेरा जो ना सुख में ज़्यादा सुखी होता है, ना दुख में ज़्यादा दुखी होता। तो मैं बिल्कुल वैसा ही हो चुका हूँ। ऑडिशन की बात चल रही थी अभी, तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है, लोगों के पोस्ट देखता हूँ, आप इस पे जवाब ऑनेस्टली देना कि क्या सच में ऑडिशन का वो वैल्यू रहा है पहले जैसा? क्योंकि आजकल काम कॉन्टैक्ट से मिलते हैं, लोगों का मानना है ऐसा। देखिए, इसका बहुत सही जवाब दे रहा हूँ आपके लिए भी और उन सब के लिए जो सुन रहे हैं। यदि कांटेक्ट से काम मिलता तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं संजय लीला भंसाली जी के साथ अपने कांटेक्ट बना पाता। मैं इतना बड़ा अभिनेता, इतना बड़ा आदमी नहीं था कि मैं उनके मैसेज कर पाता, उन्हें मैसेज कर पाता, गुड मॉर्निंग सर, सर मुझे काम चाहिए, सर आप कैसे हैं। इस तरह का संबंध मेरा कोई उनसे है नहीं। तो उन्होंने मुझे पद्मावत में एक ऑडिशन के ज़रिए देखा। उसके बाद उन्होंने गंगूबाई में मुझे याद किया कि एक एक्टर है जिसने पद्मावत में काम किया था। तो उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर को बोला कि वो एक्टर को बुलाओ। उसके बाद तीसरा जो फ़ोन आया मुझे डायरेक्ट वहाँ से आया। तो यदि संबंध के बलबूते ये होता तो हम सब जानते हैं जिस स्टेज पे मैं हूँ, मतलब जिस स्टेज पे मैं रहा हूँ, इस स्टेज पे आपको लगता है कि संजय लीला भंसाली जैसे व्यक्ति के साथ संबंध बना सकता है कोई? संबंध से काम मिलता है? नहीं मिलता। आपको अल्टीमेटली टैलेंट से काम मिलता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस इंडस्ट्री के अंदर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब जानते हैं, जो ऐसे खानदानों में पैदा हुए हैं जिनके पीछे भरपूर पैसा, भरपूर नाम, भरपूर शोहरत, सब कुछ रहा है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बहुत सारे वहीं पर ऐसे उदाहरण भी हुए हैं जो बेचारे छोटे से गांव से आए और ऐसी जगह पहुंचे जहां पहुंचना हर एक की कल्पना से बाहर है। ऐसे कितने अभिनेता हैं जो इस तरह से सफल हुए हैं। तो उनके संबंध थोड़ी थे, वो छोटे छोटे गांव से आए हैं, उसी सफ़र को उन्होंने जिया, उसी सफ़र को मैं जी रहा हूँ। वहीं आप किसी के भी इंटरव्यूज़ आपने इतने लिए हैं, आप सुनोगे तो उन्होंने अपना संघर्ष बताया है। संबंध नहीं होता भाई, क्षमता होती है और संघर्ष होता है, बस और कुछ नहीं होता। भंसाली सर के साथ आप ये तीसरी फिल्म है, शायद तीसरी फिल्म है। तो जब फर्स्ट टाइम आपका भंसाली सर से मुलाकात हुआ था, उस टाइम के वो डायरेक्टर और आज के टाइम डायरेक्टर, क्या उनमें फ़र्क आया है? क्योंकि और कुछ ऐसी भी चीज़ें आप बताइए जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में। देखिए, मैं उनके बारे में एक बात तो ज़रूर कहूँगा, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को इतना कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं देखा। वो बहुत अद्भुत है। वो अपने आप में मैजिक है। यदि कोई उनके सिनेमा को हटा दे 1 मिनट के लिए और कोई साधारण तौर पे संजय लीला भंसाली जी को देखे तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इन्होंने ये सिनेमा बनाया होगा, क्योंकि वो इतने सिंपल हैं, इतने साधारण हैं, इतने सरल हैं। वो 24 घंटे डूबे रहते हैं अपने सिनेमा में। वो पद्मावत के टाइम पे भी था, वो गंगूबाई के टाइम पे भी था, वो हीरा मंडी के टाइम पे भी था। फ़र्क जो मैंने देखा है कि पद्मावत के टाइम और इस टाइम में करीबन ये लगाओ कि 9 साल बीत चुके हैं। सॉरी।
तो 9 साल बीतने में उनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी हीरा मंडी के तौर पे। जब हीरा मंडी कर रहे थे थोड़ी सी तबीयत ढीली हो जाती थी, क्योंकि इतना काम लगातार लगातार और इतनी सोच और इतना बड़ा सेट, सब कुछ आप समझ रहे हैं, थकान हो जाती थी। पर उनकी थकान से बड़ा था उनका शॉट। कभी ऐसा मतलब जो उनके भीतर चल रहा होगा उनके शरीर में, उसको इतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व उन्होंने काम को दिया। तो उनके साथ काम करना, आप एक अलग दुनिया में होते हो, और वो दुनिया संजय लीला भंसाली की है भाई। उसमें एंटर करना भी सौभाग्य है। तो मेरे लिए वो मैजिक है सिर्फ। आपने टीवी भी किया हुआ है शायद, तो टीवी और ये ओटीटी या फिल्म की बात करूं, क्या एक्सपीरियंस अलग होता है तीनों का? ऑन सेट लोकेशन की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा बदलाव होता है। आप जौहरी की दुकान में जाते हैं, एक आपके मोहल्ले के नुक्कड़ पे छोटे से सुनार बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक कड़ा मिल रहा है। एक आप बड़े शोरूम में जिसका नाम है, जिसकी पब्लिसिटी है, वहाँ पर कड़ा मिल रहा है। एक मध्यम वर्गीय दुकान पे कड़ा मिल रहा है। आपको ख़रीदना कड़ा है। फ़र्क कितना होगा? फ़र्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ वो गुलाबी कागज़ में रखा होगा नुक्कड़ वाली दुकान पे, और वहाँ मखमली कपड़े में रखा होगा। उससे उस सोने की क्वालिटी नहीं घटती बढ़ती है। तो एक अभिनेता चाहे टीवी में काम करे, चाहे सिनेमा में काम करे, चाहे वो थिएटर पे काम करे, उसकी क्वालिटी घटती बढ़ती नहीं है। माध्यम बदलता है सिर्फ। तो माध्यम बदलता है। टीवी और सिनेमा में अभिनेता के तौर पे या किसी भी टैलेंटेड आदमी के तौर पे सिर्फ क्या होता है कि आपके जो सहूलियत हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं। एक निर्देशक, हर निर्देशक ये चाहता है कि मेरे पास भी ऐसा माध्यम हो। किसका सपना नहीं होगा कि मेरे पास भी इतना पैसा हो जो मैं अपने सिनेमा में लगाना चाहता हूँ, लगा पाऊँ। हीरा मंडी इतनी भव्य है, यदि हीरा मंडी के बजट को ही आप देख लें तो एक आम निर्देशक उसमें ज़्यादा नहीं लेकिन 50 फिल्में तो बना सकता है यार, बना सकता है कि नहीं? तो लेकिन उसी में एक सिनेमा बनाते हैं संजय लीला भंसाली। और ऐसा नहीं कि वो शुरू से ऐसा सिनेमा बनाते हैं। आपने शुरुआती दौर की फिल्में देखी हैं उनकी, उन्होंने अपने आप को उस तरह से साबित कर दिया है। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति को एक साथ इतना पैसा दे दो तो वो नहीं बना पाएगा। वो सोच भी तो होनी चाहिए ना भाई। तो वो सोच हर एक कलाकार की, मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम सबके सामने इतना बड़ा उदाहरण है वो। तो वो सोच हर एक कलाकार की, एक डायरेक्टर की, एक राइटर की, एक एक्टर की, सबकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और जब वो सोच बड़ी रहती है ना, तो आपकी क्षमता जो है वो, चाहे आप टीवी पे काम करो, चाहे आप थिएटर पे करो, चाहे आप सिनेमा पे करो, वो मैजिक क्रिएट कर देगी। वो दिखाई देगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं है, आपकी क्षमता बड़ी होनी चाहिए। कुछ किरदार के बारे में आप बताइए। जो लोग देख चुके हैं उनके लिए तो यूज्ड टू है, बट जो नहीं देखे हैं उनको अपने किरदार के बारे में बताइए कि क्या अलग किया आपने इस बार। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आज तक आप लोगों ने जो भी देखा है अनुज शर्मा को, हमेशा मर्डर करते हुए, रेप करते हुए, गुस्सा करते हुए, मारते हुए, पीटते हुए विलन के तौर पे देखा है। मैंने बहुत लोगों की गालियाँ भी सुनी जब मैं अपनी वीडियोस जो यूट्यूब पे मेरे काम की आती थी, नफ़रत भी सुनी, और उसी नफ़रत में, उन्हीं गालियों में मुझे मोहब्बत दिखाई देती थी उनकी कि मेरा किरदार अच्छा चल रहा है। तो ये एक ऐसा किरदार है जैसा किरदार मैंने अब तक जीवन में नहीं किया था। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। हामिद जो है, हामिद एक ऐसा किरदार है जो, क्योंकि कहानी हीरा मंडी जो है आज़ादी से पहले की है। कहानी में 3 एंगल चल रहे हैं हीरा मंडी में। एक प्रेम है, एक बदला है, और तीसरी है आज़ादी। तो हामिद जो है आज़ादी को लीड कर रहा है। तो आज़ादी की जितनी आग है, आपने गाना सुना होगा आज़ादी, तो वो आग हामिद की लगाई हुई है। हामिद ज़िंदा करता है उस आग को कि हमारे लिए हमारा देश जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। और आप सोचिए कि उस समय जब आज़ादी से पहले की बात थी, बहुत सारे नाम तो हमने सुने हैं, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी है जिनसे हम हमेशा इंस्पायर होते हैं। लेकिन उसी आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे योद्धा ऐसे थे जो कहीं दिखे नहीं, जिनकी कहानियाँ हमने सुनी नहीं।
तो हीरा मंडी की तवाइफें वो थी, उनका क्या योगदान था हमारे देश की आज़ादी में, और वो योगदान मतलब उस योगदान के लिए जागरूक करने के लिए, वो आग लगाने के लिए हामिद का किरदार खड़ा होता है। तो ये हामिद किरदार मैंने किया करवाया है, और इसको संपूर्ण तौर से मैं इसको श्रेय देता हूँ कि ये संजय लीला भंसाली जी की रचना है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब भी हम अभिनेता के तौर पे जब हम पढ़ाई करते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमेशा मेरे ख्याल से हर अभिनेता ने गॉडफादर के किस्से सुने होंगे। विश्व की सबसे चर्चित फिल्म है, उसमें एक अभिनेता है जिनका हर अभिनेता फ़ैन होगा, वो है एल पचिनो। तो ये किस्सा मैं ना बहुत सालों से सुनता था कि एल पचिनो को फ्रांसिस कपोलो ने, जो डायरेक्टर थे गॉडफादर के, उन्होंने लिया तो उनकी हाइट 5 फुट 5 इंच है। तो इतनी छोटी हाइट में इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ, और ऐसे देश में जहाँ सब आदमी 6 फुट के ही पैदा होते हैं, वहाँ सबसे छोटी हाइट के एल पचिनो। तो मैं सोचता था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई डायरेक्टर मुझे मिलेगा यार, कि जो इन सब चीज़ों को छोड़ करके मेरे भीतर को पहचानेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कभी ऐसा होगा जीवन में, ऐसा मैजिक? क्या फ्रांसिस कपोला जैसे लोग यहाँ पे होंगे कि वो अपने ऊपर इतना विश्वास रखेंगे कि और मेरे अंदर वो किरदार ढूंढ लेंगे? तो ये मैं शुरू से सोचता था, और ईश्वर ने मेरी सोच को सच किया। मुझे सर मिले। आप हामिद को देखोगे तो हामिद मेरी हाइट, बॉडी, हामिद मेरे कद से, अनुज शर्मा से बहुत ऊंचा है हामिद। तो आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत मैंने सुना है ये चीज़ कि जब फिल्म एक तैयार होती है, मतलब शूटिंग से पहले जब स्क्रिप्टिंग होती है, उसके बाद एक्टर्स को वर्कशॉप भी दिया जाता है। क्या इस चीज़ के लिए भी वर्कशॉप हुआ? और क्या भंसाली सर भी वर्कशॉप में इन्वॉल्व होते हैं? एक्टर्स के पीछे वो टाइम देते हैं, या एक वर्कशॉप के लिए अलग ट्रेनर होते हैं? वो तो होते हैं, लेकिन भंसाली सर का कितना इनपुट होता है उसमें एक्टर्स के पीछे? देखिए, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब सच में मेरे पास नहीं है। उसका कारण बताता हूँ। मेरे को सिर्फ एक फ़ोन आया था। उस फ़ोन ने मुझे ये कहा कि एक SLB का प्रोजेक्ट है, आप करना चाहेंगे? मैंने कहा जी करना चाहूँगा, मैं फ्री हूँ। तो उन्होंने कहा कि बताते हैं, कल से शूटिंग है। मैंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे? हाँ। तो थोड़ी देर बाद दूसरा फ़ोन आया कि एक ऑडिशन आप 10 मिनट में भेज देंगे। मैंने ठीक है, भेज देता हूँ। 10 मिनट में मैंने ऑडिशन भी भेज दिया। कल से शूटिंग है। अब मैं वेट करने लगा। ये रात के 8 बजे की बात है, 11 बज के 11 साढ़े 11 बजे मैंने सोचा कि अब पूछ लिया जाए कि भाई कल शूटिंग है तो किस समय की है। तो मैंने मैसेज किया। पहला फ़ोन जिन्होंने किया था उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि भैया मेरा डिपार्टमेंट बस यही था कि मैं आपसे पूछ के बता दूं कि आप फ्री हैं। दूसरे को फ़ोन किया, कास्टिंग में जो थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सॉरी, हामिद के लिए आपका नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया है, तो कभी फ्यूचर में कुछ काम करेंगे। तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात के। मुझे नहीं पता हामिद का किरदार कितना बड़ा है, क्या है, क्योंकि मैंने गंगूबाई में एक सीन किया था, पद्मावत में एक सीन किया था, तो मुझे ये था 2-3 सीन का काम होगा। तो मुझे नहीं पता था इतना बड़ा काम है। तो मुझे लगा कि ठीक है। पर मुझे इस बात का अफसोस था कि सर के पास मेरा ऑडिशन गया और वो फेल हो गया। इस बात की चिंता में मैं सारी रात सोया नहीं। मैं सच में नहीं सोया। सुबह मैं उठा, भगवान के पास बैठा, सारी रात में सोया नहीं। भगवान श्री कृष्ण को मैं बहुत मानता हूँ, मैं रोज़ बातें करता हूँ उनसे, मैं दिनचर्या सारी उनके साथ, वही मेरे दोस्त हैं, सब कुछ वही हैं। तो मैंने उनसे बोला कि दुनिया में इतने चमत्कार आप करते हो, मेरी ज़िंदगी में कोई चमत्कार नहीं है क्या? और मैं ये बात कह ही रहा था, एक फ़ोन आता है सुबह के 11 बजे, और फ़ोन पे कहा जाता है कि अनुज सर आप क्या कर रहे हैं आज? मैं SLB से बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी बताइए, मैं फ्री हूँ। तो बोलते कि आप फिल्म सिटी आ सकते हैं, संजय सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं फिल्म सिटी जाता हूँ, फटाफट तैयार होके फिल्म सिटी पहुँचता हूँ। मैं पहुँचता हूँ तो सर खड़े हैं पूरी टीम के साथ, भव्य सेट है। मुझे वही पद्मावत और गंगूबाई की यादें ताज़ा होती है अंदर घुसते ही कि उतना ही बड़ा सेट, वही तामझाम, सब कुछ अद्भुत है।
और मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, घबराया हुआ हूँ, चल रहा है कि क्यों बुलाया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कुछ होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहुँचता हूँ सर के पास, नमस्कार बोलता हूँ और सर बोलते हैं कि ही इज़ माई लक्की चार्म। सबको इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी ज़िंदगी में कभी मुझे मिला ही नहीं। तो अब मैं स्तब्ध हूँ, सामने देख रहा हूँ और सर बोलते हैं कि अनुज, ये जो किरदार है ये शेर है, जब दहाड़ता है ना सब सुनते हैं, इसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। तो आओ तैयार होके सेट पे। और फटाफट 10-15 लोग आ जाते हैं, मुझे तैयार करते हैं, मेरी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं सेट पे पहुंचता हूं, सर बोलते हैं कि 5 मिनट हैं आपके पास, एक मोनोलॉग है 10-15 लाइनों का। मुझे लगा मेरा ऑडिशन है, लुक टेस्ट है, प्रॉपर लुक में लेंगे। मैं उद्देने अंदर पहुंचता हूं 5 ही मिनट के अंदर, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मुझे बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं मेरे काम की। बाकी मुझे लोग भी याद नहीं रहते हैं, नाम भी याद नहीं रहते हैं, बट मेरा काम मुझे याद रहता है। मैं अंदर पहुंचता हूं 5 मिनट में, एग्जैक्ट 5 मिनट में जाके मैं सर को बोलता हूं सर आई एम रेडी। सर अंदर ही अंदर खुश होते हैं, बोले ओके करते हैं। सीन होता है, सर अंदर आते हैं और सर आके बोलते हैं कि यही आपका मैजिक चाहिए मुझे। खुश हैं सर, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि सर खुश हैं। उसके बाद मुझे था कि मेरा ऑडिशन हो गया। मैं 2-3 घंटे वेट करता हूँ वैनिटी में बैठ के, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि ऑडिशन क्लियर हुआ तो काम शुरू होगा। और मुझे अच्छा लगा था, मुझे अभी किरदार के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अच्छा लगा था वो मोनोलॉग बोल के कि यार ये किरदार कुछ तो दमदार होगा। उसके बाद बुलाया जाता है और बुला करके मुझे बोला जाता है कि हैट्रिक मुबारक हो। ये वो पहला क्षण था जहाँ मुझे ये पता लगा कि मैं ये किरदार कर रहा हूँ। और फिर मुझे पता लगता है कि ये किरदार कोई साधारण किरदार नहीं है, बहुत बड़ा किरदार है। तो ऐसा हुआ। तो मेरी वर्कशॉप ये थी कि सीन होने से पहले सर डेली, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे सारे सीन लगभग 95% सर ने डायरेक्ट किए हैं। और स्नेहल ने डायरेक्ट किया है, मिताक्षा जी ने डायरेक्ट किया है, आशना ने डायरेक्ट किया है। तो बहुत बहुत अच्छा था सारा पीरियड। तो सर है ना, सीन शुरू होने से पहले मुझे बुलाते थे, हम सबको बुलाते थे और वो सारा सीन वो समझाते थे और फिर बोलते थे कि अब आप बताइए कि आप इसको कैसे बोलेंगे। वो सारा सुनते थे, फिर वो ये भी पूछते थे कि आपको क्या लगता है। मतलब अब सोचिए कि एक एक्टर के लिए कितनी बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का इतना बड़ा निर्देशक आपसे ये पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं। तो इतना फ्रीडम, इतना विश्वास, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास है। वो यार वो मैजिक ही है सारा। तो मेरी वर्कशॉप बस वही थी। कभी कुछ ऐसा हुआ भंसाली सर के साथ या पद्मावत या पहले गंगूबाई या अभी कि आपने कुछ अलग किया हो, उनको अच्छा लगा हो, ये रखते हैं अनुज? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा है ना ये सोचता हूं कि जब भी कुछ काम करने जाता हूं तो मुझे लगता है कि आज मेरा पहला दिन है और मुझे कुछ नहीं आता है। तो क्योंकि यदि मैं सोच के जाऊं कि मुझे कुछ आता है और मैं कुछ स्पेशल कर देता हूं तो फिर मेरी ईगो मुझ पे हावी हो जाएगी। तो और ऐसे निर्देशक के सामने तो मुझे वैसे भी पानी बन के जाना चाहिए, वो जिस बर्तन में डालें उसमें डल जाना चाहिए। तो अब ये निर्माण उनका है, मेरा नहीं है। चाहे वो गंगूबाई का एक सीन था, चाहे वो पद्मावत का वो एक सीन था, चाहे फिर ये हामिद हीरा मंडी के। कोई मुझे कहे कि अनुज शर्मा आपने कर दिया, तो मैं कहूँगा कि दोस्त आप भ्रम में हैं और मैं नहीं रहना चाहता। तो ये किरदार मैंने नहीं किया है, ये ईश्वर की देन है और ये भंसाली सर की रचना है। तो ये आप इसमें एक दमदार आवाज़ सुनेंगे, उस किरदार को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा वो किरदार किस तरीके का है। हामिद बहुत डिवाइन किरदार है, मैजिक है उसके अंदर, और वो मैजिक सर ने क्रिएट किया है। पहला किरदार है ज़िंदगी का जिसकी डबिंग मैंने करीबन 9 बार की है। तो और डबिंग पर भी सर मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि अनुज थोड़ा सा ऐसा करो, जैसा शूट किया था उसके अपोजिट करो। तो ये किरदार मेरी रचना नहीं है, ये उनकी रचना है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कठिन जॉब है एक्टिंग।
आपने इतना कठिन जॉब चुनने के पीछे क्या आपका पैशन था या इत्तेफाक से ऐसा एक्टिंग फील्ड में आप आ गए? पता नहीं कौन लोग कहते हैं ये कठिन, तो कुछ भी नहीं है यार। इसको कठिन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक्टर वही हो सकता है जो अपने आप को सरल रख सकता है, और सरल रखना कठिन है। तो सरल होना सच में कठिन है, क्योंकि सरल होने के लिए बहुत ईमानदार होना ज़रूरी है। तो ये ईमानदारी जो है बचपन से रही है। और एक चीज़ जो क्योंकि मेरे फादर जो है एयरफोर्स में थे, और उन्होंने जो सिखाया मुझे जीवन में, तो मेरी भी इच्छा थी मैं एयरफोर्स में जाऊं, देश के लिए कुछ करूं, पर नहीं जा पाया। किताबें पढ़ने का शौकीन था, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। फ़िलासफ़ी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वो पढ़ने के बाद लगने लगा कि नहीं, अब कुछ और करना है। इस धरती से प्यार हो गया कि ये प्लेनेट बहुत खूबसूरत है। मन में ये आने लगा कि नहीं भैया, इस धरती के लिए कुछ करना। तो मन में एक चीज़ जो मेरे हमेशा चलती रही, वो आज तक चल रही है, और वो हमेशा मैं करता रहूँगा उसके लिए, कि मुझे ये इतना सुंदर प्लेनेट मिला है तो मैं सुंदर देकर जाऊँ लोगों को, पेड़ पौधे लगाऊँ, वातावरण के लिए काम करूँ। ये मेरा सपना है। तो वहाँ पहुँचने के लिए कि जहाँ लोग मेरी बात सुने, तो मुझे एक ऐसे पद की आवश्यकता थी जहाँ मैं पहुँचूँ और लोग सुने। तो दो ही पद थे, एक नेता, एक अभिनेता। तो नेता बनकर एक्टिंग करने से बेहतर था अभिनेता बन जाऊं, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता, मैं मेरे अंदर रह नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब नेताओं को झूठा कह रहा हूँ, वो अच्छे हैं, लेकिन उनको कई बार बेवजह मुस्कुराना पड़ता है, क्योंकि वो सच भी बोलेंगे तो लोग मानते नहीं हैं। मेहनत करते हैं वो लोग भी। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग निस्वार्थ प्यार करते हैं। तो ये निस्वार्थ प्यार मुझे मिल रहा है अभिनेता के तौर पर, बस यही करना था मुझे। कुछ एक मैंने आपकी अपकमिंग फिल्म है कोई मेरी चिड़ियाँ करके कुछ, वो देखा, बहुत ही कमाल का पोस्टर पे आपका जो लुक आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। क्या है, फीचर फिल्म है या शॉर्ट फिल्म है, क्या है वो? वो एक फ़ीचर फिल्म है जो करीबन 12-13 अवार्ड जीत चुकी है कई फेस्टिवल्स में। वो फिल्म जो है 1 घंटा 30 मिनट की फिल्म है, जिसमें 60 मिनट में अकेला हूँ फिल्म के अंदर। ये भी एक रिकॉर्ड होने वाली है। हाँ, वो क्योंकि कुछ सिनेमा मुझे ज़िंदगी में ऐसे करने हैं जो थोड़ा सा हटके हों, अलग हों। तो वो अच्छा सिनेमा आप जब आएगा तो आप देखिएगा, बड़ा अद्भुत है, वो अलग है। तो मेरी चिड़िया आएगी, अभी वर्चस्व एक फिल्म आएगी जिसमें रवि किशन हैं, त्रिधा चौधरी हैं, अक्षय ओबराय हैं, मैंने नेगेटिव किरदार किया है। एक कर्मा सूत्र आएगी। कर्मा सूत्र मतलब जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो आपके कर्म पे बेस हो। तो कर्म का क्या सूत्र है बेसिकली, उस पर वो आएगी। तो अभी 3-4 प्रोजेक्ट हैं जो रिलीज़ होने वाले हैं, पर फिलहाल हीरा मंडी, हीरा मंडी, हीरा मंडी। लोग लाइमलाइट पे रहने के लिए 100 बहाने ढूंढते हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट करना, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देना, कुछ ऐसी हरकतें करना। ऐसी सिचुएशन में क्या आप खुद को बचा के रख पाएंगे इन चीज़ों में? क्योंकि आजकल ये फैशन चल रहा है कि अगर सुर्खियों में बने रहना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग बहुत ऐसे लोग कर रहे हैं। पहली बात तो मुझे सुर्खियों में नहीं रहना, दिल में रहना है, दिलों में रहना है, और दिल थोड़े भी हों चलेगा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल करके, ऐसा किसी को आहत करके या किसी भी तरह से कुछ भी बोल करके लाइमलाइट में आना है। देखिए, ये जो लाइमलाइट होती है ना, ये इनका करंट जल्दी ख़त्म हो जाता है, बुझ जाती हैं, इनकी मियाद ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो मेरा सच है ना, वो मेरे मरने के बाद भी रहेगा। तो सच मैं हमेशा बोलता रहूँगा। तो उसके लिए मैं लाइमलाइट में आऊँ ना आऊँ, लेकिन जो मुझे सुनेगा, जो मुझे जानेगा, वो मुझे कभी भुला नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स देते रहें, आप अच्छे अच्छे काम लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राहुल, थैंक यू।